जो भी इंडियन करप्शन होगा ना पॉलिटिशियन, यहीं पे मॉल बनाने, यहीं पे प्लाजा बनाने, उसने यहीं पे सब कुछ करना है। जो पाकिस्तानी हर समय अपना पैसा बाहर ले जाएगा, उसको ट्रस्ट नहीं है अपने मुल्क, उसको ये नहीं पता कब तक चले ना चले। तो इसलिए भाई एक मेरा घर दुबई में होना चाहिए, जिस दिन यहाँ पे बम फटा मैं निकला यहाँ से। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द एंटायर दिस थिंग। आप उनके ब्यूरोक्रेट्स देखिए, आप आर्मी ऑफिसर, खास तौर पे हमारे जो सेना है उसका मोराल जो है, और उन्होंने आपसे गुफ्तगू की होगी, थोड़ा सा हमारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे हिंदुस्तान और डायस्पोरा की जनता को भी पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं। एक फीलिंग भी है कि चीन ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। ये कहीं ना कहीं मन में एक बात है कि एक करार था, जो जैसे दो मुल्क होते हैं तो चीन ने वो करार तोड़ा, लेकिन एक मन में ये भी एक बात है, एक भावना है कि साहब एक बार हो गया सो गया, अगली बार नहीं होने देंगे। तो मैं थोड़ा आगे तक भी गया और मैंने पूरा देखा कि पूरे एक और चीज अमजद साहब जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आर्मी कमांडर साहब थे, मैंने आर्मी कमांडर साहब को मैंने इंटरव्यू करा, तो आर्मी कमांडर साहब से लेकर जो जवान था, एवरीबडी वाज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज सर, इन द सेंस दैट कभी कभी हो जाता है ना, आप इतने लेवल्स होते हैं तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, चाइनीज विस्पर आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। तो वहां पे रसद जो है, वहां पे जो मटेरियल जाना था वो पहुंच चुका है, एवरीबडी इज ऑन फुल अलर्ट, लेकिन मोरल इज एब्सोल्युटली हाई। बहुत गजब जबरदस्त मोरल है सर वहां पे, जो मैंने देखा पर्सनली। और देश के लिए तो बस यही कह रहे थे कि वो लोग थे जो हमें इंडिपेंडेंस दे गए, और अब हमारे ऊपर ये है कि हम लोग उसको मेंटेन करके रखें, तो उसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस देनी होंगी हम देंगे। तो ये सब बातें वहां पे चल रही थी, द मूड इज वेरी गुड। यही सब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कारगिल में हुआ था पाकिस्तान के साथ, वही केस था। हमने मैप साइन करे थे, और हर विंटर को हम लोग, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे से बात करते थे। हर विंटर को दोनों तरफ से ट्रूप्स नीचे आते थे, फिर समर में वापस ऊपर चले जाते थे अगले साल। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, वही चीन ने भी करा इस बार, लेकिन एक कॉर्डियल रिलेशन हर समय था। ये कभी वहां पे 50-55 साल से सब गोली नहीं चली, वहां पे मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ वहां पे। बस ऑब्जेक्ट करते थे, हाथ खड़ा करते थे, झंडा दिखाते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, साइन करके वापस चले जाते थे। तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मुझे लगता है अमजद साहब, जहां तक मेरी रीडिंग है, इसका जमीन से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं साहब जमीन पे नजर है, वो आज से नहीं है, वो तो कई सालों से है। और चाइना का कुछ लगभग आप ये लगा लें कि करीब 22-23 मुल्कों के साथ उसका झगड़ा है जमीन का। जिन मुल्कों के साथ उसकी सरहद भी नहीं मिलती, वो 2 मुल्क छोड़ के तीसरे मुल्क के साथ भी उसकी प्रॉब्लम है। ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आया, कि ये अचानक शुरू हुआ, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। सिर्फ ये बात थी कि कोरोना वायरस के होने के बाद जो शी जिनपिंग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी हैं, बड़े पावरफुल, कहते हैं माओ त्से तुंग के बाद ही वाज द मोस्ट पावरफुल और इज द मोस्ट पावरफुल लीडर। तो उनकी पोजीशन वीकन हुई है चाइना में, क्योंकि किसी तरीके से चाइना को आइसोलेट करा है दुनिया ने, बुरी नजर से चाइना को देखा है। लोगों ने बात करी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, और लोग वहां से फैक्ट्रियां अपनी हटा रहे हैं। चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली मिलिट्री नहीं है, चाइना की असली स्ट्रेंथ इकोनॉमिक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ वो बिल्डअप कर रहा है अपनी इकोनॉमी के बेस पे। तो कहीं ना कहीं वो, अच्छा, ही इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर री इलेक्शन इन अ ईयर और 2। जो उनके इंटरनल होते हैं, पॉलिट ब्यूरो के इंटरनल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, तो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सरहदों पे तनाव है, लगता है चुनाव है। तो सब तो वो वही मामला शी जिनपिंग के साथ हो गया कि इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट करी है, लोगों के माइंड डाइवर्ट करें। लेकिन अमजद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट और लेके बता दूं आपको कि वहां पे भी चीन के अंदर भी काफी थूथू हुई है उनकी, क्योंकि जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे लोग, हमारे जो जवान, हमारे जो जिनकी डेथ हुई थी, मार्टर जो हुए थे हमारे जवान, हमने पब्लिकली उनको एक्नॉलेज करा, और हमने पब्लिकली उनको हम लाए सबके सामने, हमने उनको सैल्यूट करा, लास्ट राइट्स दी। चाइना में एक का भी फ्यूनरल नहीं हुआ है, उन्होंने सारे के सारे मामले वैसे ही दबा दिए। जबकि हम लोग कहते हैं कि हमने 43 चाइनीज मारे, अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि साहब करीब आई थिंक 35 या 36 का ऐसा कुछ फिगर CIA ने दिया था अपनी फॉर्मल रिपोर्ट में, इतने मारे गए। तो थोड़ा 4-5-6 का फर्क है हमारे और CIA के गिनती में, लेकिन बात यह है कि उनके भी बहुत मारे गए, हमसे ज्यादा, लेकिन चाइनीज ने माना नहीं। और अब वहां पे एक बैकलैश हो रहा है चाइना में कि साहब आपने देखिए, आप
इतना भी नहीं कर सकते कि जो आपके देश के लिए मारे गए हैं आप उनको एक्नॉलेज करें पब्लिकली। ये बात हुई है। आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लियर कट आपकी जो है नजर है और बड़ी गहरी नजर है, और 370 की एब्रोगेशन के बाद जो है वहाँ काफी सोचा जा रहा था, बल्कि यूनाइटेड नेशन के फ्लोर से तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी। बड़ा बोला था सरप्राइज देंगे और खून की नदियां बहेंगी और भारत जो है वो बारूद के ढेर में बैठा है। तो ये सब उन्होंने बातें कही, 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर की बात है साहब, ये जो वहां पे टेररिज्म शुरू हुआ, टेररिज्म 1989 में शुरू हुआ, और इसको लोगों को वहां पे जो लोग थे जम्मू और कश्मीर में 1989, देखिए अगर सही में कोई सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता तो वो आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में भी आवाज उठती, आपके जो जम्मू में आवाज उठती, लद्दाख में आवाज उठती। इसके अलावा ये 1989 के पहले भी आवाज उठती। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक था मकबूल शेरवानी, एक बंदा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, 1947-48 की बात है, जो पाकिस्तान से कबायली आए थे कब्जा करने के लिए, उनको रोका था उसने। वो हीरो है बहुत बड़ा वहां पे, उसने पाकिस्तानियों को गलत रास्ता दिखा दिया, 2-3 दिन वहीं पे घूमते रहते, फिर उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं अमजद साहब कि जो हुआ है वहां पे 1965 में जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, जो कि एक्चुअली जम्मू में है। तो उन्होंने ये सोचा था कि साहब जब हम अखनूर पे अटैक करेंगे तो कश्मीर के जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं वो हथियार लेके हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो कोई एक बंदा नहीं आया वहां से। इनको पहले ही पता लग जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है ऐसे, लेकिन इनको पता नहीं लगा, और चलिए साहब इनका जो भी था। तो ये इन्होंने शुरू करी एक रिलीजन का सपोर्ट लेके, और ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी इसको कबूल करा है कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कबूल करा है अपनी किताब पे भी, और ये सब। तो ये सब उन्होंने कारगिल की लड़ाई, और खैर वो सियाचिन के लिए भी थी, ये सब उन्होंने करा वहां पे शुरू करने का। अब तो वहां पे मामला मैं आपको बता दूं कि वहां पे सब बुरहान वानी को भी भूल गए लोग। अब लोगों की शिकायत कुछ और है वहां पे। अब लोग कह रहे हैं साहब सड़क कब बनाओगे, स्कूल कब बनाओगे, कॉलेज कब बना रहे हो, आप हमारे लाइफस्टाइल की बात करो, यू नो। ये 70 के बाद जी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ता भर पहले की। यानी नैरेटिव चेंज हो गया, पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो गया वहाँ। सर ऐसा है अमजद साहब कि वहां पे जो 2 पॉलिटिकल फैमिलीज थी जिनका शुरू से काफी, जिसको हिंदी में हम लोग, संस्कृत का वर्ड है वर्चस्व, ओवरऑल पावर, ओवरऑल सुजरेनिटी, जो उनका वर्चस्व था वो खत्म हो गया। उनका पूरा जो पॉलिटिक्स थी, जो कि इस पे थी कि तुम डर के रहो, हिंदुस्तान तुम्हें खा जाएगा, हिंदुस्तान मार डालेगा, तुम अलग हो, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारा पीनल कोड अलग है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तुम्हारा आईन अलग है, सब कुछ अलग है, तुम अलग हो, तुम इंडिया नहीं हो, ये कह के लोगों को बरगलाया गया। अजय साहब ऐसा हुआ कि जेकेएलएफ बनाया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट करके, और उनको ट्रेनिंग भी दी, पैसा भी दिया। फिर जेकेएलएफ का एक और मौजू सामने आया 1-1.5-2 साल के बाद, और उनका ये मौजू सामने आया कि साहब अगर इंडिया ने कश्मीर पे सो कॉल्ड कब्जा करा है तो कब्जा तो पाकिस्तान ने भी करा है, तो जो कश्मीर आजाद होगा फिर दोनों तरफ का कश्मीर आजाद होगा। अब ये आईएसआई को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, तो काफी जेकेएलएफ के लीडर्स का असैसिनेशन भी हुआ, उनको जेल में भी डाला गया, और जो पाकिस्तान की तरफ फंस गए थे उनको पाकिस्तान में नजरबंद करके भी, उनकी जैसे कि उनकी फौज की आदत है वो करा उन्होंने। फिर आजादी के सो कॉल्ड जो वहां पे सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था कि हमें आजादी चाहिए, उसको डायरेक्टली मजहब से जोड़ा गया। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि डायरेक्टली आपने रिलीजन के साथ उसको जोड़ा, क्योंकि आप चाहते थे कि हिंदुस्तान का भी मुसलमान आके कश्मीर में लड़े इंडियन आर्मी के खिलाफ, लेकिन कोई इंडिया का मुस्लिम गया नहीं लड़ने के लिए वहां पे। और साहब अब जब से 370 हटा है, हुर्रियत की कमर टूट गई। तो जो भारत के टेलीविजन शोज पे रात को 9 बजे आते थे ना साहब, गालियां देते थे इंडिया को, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे आजादी है बोलने की, तो इंडिया के चैनल पे आके इंडिया को गालियां देना इन लोगों ने हर रात को 9 बजे। अब वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देने लगे, भारत के आईन का हवाला देने लगे हैं सब। इसके तो पाकिस्तान की फिलॉसफी तो किस बेस पे पाकिस्तान बना था? इट वाज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होंगे, बेहतर है अलग अलग कर दिया जाए। ये इनका फिलॉसफी थी। दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
उसका डुअल पासपोर्ट है। देखिए आपका मेरा डुअल पासपोर्ट, मुझे एक बात समझ में आती है, वी आर कॉमन नॉर्मल पीपल, और उनके जो नेशनल असेंबली में लोग हैं, नेशनल असेंबली में लोग हैं जिनके दो दो पासपोर्ट है सब। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जिन्ना साहब का जो घर था बॉम्बे में पार्टीशन के वक्त, तो जिन्ना साहब ने वो घर बेचा नहीं था शुरू में, उन्होंने बोला रखो मैं आऊंगा वापस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि पाकिस्तान पता नहीं 2-3 साल 4-5 साल चलेगा, वापस इंडिया में मिलना है उसको। ये माइंडसेट जो अशराफिया है पाकिस्तान में, और मैं आपको बता रहा हूं ये माइंडसेट अभी भी है। ये नहीं कि इंडिया में मिलना है, ये कि कब तक चलेगा। आपका जनरल अशफाक परवेज क़यादी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ठीक है साहब। जनरल परवेज मुशर्रफ बैठे हैं दुबई ऑब्लिक लंदन में। आपके रहील शरीफ साहब आपके बैठे हैं साउथ। मेरा नहीं है, मेरा आपका ना कहे, मेरा नहीं है। और साहब मतलब आपका नहीं, मतलब कहने का मतलब है मेरा, नॉट आपका, बट पाकिस्तानियों का जो है ये बैठा है साहब, अमजद साहब बाहर, ठीक है ना, ये सब बाहर बैठे हैं। अब आप बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसके सारे के सारे आर्मी चीफ बाहर है? हाउ इज इट पॉसिबल? इनके सबके बच्चे बाहर, इनके सबकी प्रॉपर्टीज बाहर। क्यों? क्योंकि अपने करप्शन इंडिया में नहीं होता क्या? इंडिया में गजब का करप्शन होता है, लेकिन इंडियन करप्शन करके ज्यादातर इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है। क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी फनी थिंग, बड़ी मजाकिया बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए जो भी इंडियन करप्शन होगा ना पॉलिटिशियन, यहीं पे मॉल बनाने, यहीं पे प्लाजा बनाने, उसने यहीं पे सब कुछ करना है। जो पाकिस्तानी हर समय अपने पैसा बाहर ले जाएगा, उसको ट्रस्ट नहीं है अपने मुल्क, उसको ये नहीं पता कब तक चले ना चले, तो इसलिए भाई एक मेरा घर दुबई में होना चाहिए, जिस दिन यहाँ पे बम फटा मैं निकला यहाँ से। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द एंटायर दिस थिंग। आप उनके ब्यूरोक्रेट्स देखिए, आप आर्मी ऑफिसर्स, सबके सब तो दुबई में बैठे। ऐसे हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान है, उसको पसंद नहीं है। आप खुले तौर पे ये बोल रहे हैं साहब कि अगर आपने कश्मीर में हमारा साथ नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन गया भाड़ में। हम अपने 2-3 मुल्क जिसमें शामिल मलेशिया, शामिल तुर्की, शामिल ईरान, हम उससे एक अपना अलग ब्लॉक बना लेंगे। अरे आपके गांव का तो चौधरी सऊदी अरेबिया है, उसके पैसे पे तो चल रहे हो आप। जिस चौधरी ने आपको पैसे दे रखे हैं, जिसके गांव में आप रहते हो, आप उसको खुला चैलेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ही विल गेट अपसेट। तो सऊदी अरेबिया गॉट अपसेट। अब ये बात ये है कि देखिए तुर्की के पास इतना पैसा नहीं है, वो टीवी सीरियल अच्छी बना लेता है तुर्की, लेकिन तुर्की के पास पैसा नहीं है इतना। कोई ऐसी खास इकोनॉमी नहीं है तुर्की की जो तुर्की बोले कि साहब ये 5 बिलियन या 10 बिलियन का चेक दे दे पाकिस्तान को। ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है, मलेशिया को वैसे मार पड़ रही है, ठीक है। वो महातिर मोहम्मद ने काफी डैमेज कराया इंडिया के खिलाफ जब उसने बोला था कश्मीर में लेके पाम ऑयल और भी चीजें डिप्लोमेटिक। तो अगर इनको पैसा चाहिए या तो इनको चीन देगा या इनको अरब शेख देंगे, इनको और तीसरा कोई पैसा देने वाला है नहीं पाकिस्तानियों को। तो उनके साथ इन्होंने डैमेज करी है रिलेशनशिप, और ये आज से नहीं है साहब, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, जब से इनको यूएई में और जगह इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, इनको सऊदी अरेबिया में सिविलियन ऑनर मिला, तब से पाकिस्तान खुला बोल रहा है, लगातार बोल रहा है क्यों दे दिया मोदी को। अरे हर एक मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने मफादात होते हैं, उनके हिसाब से मुल्क काम करते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती, कि फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है सर। इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि साहब फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ये हर चीज को लव अफेयर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, फिर ये हमारे लिए सर कटा लेगा, ये हमारा दुश्मन है। अरे कोई दोस्त दुश्मन है ही नहीं साहब। जो पैसा देता है, जिससे आपके मफादात मिले हुए हैं, वो आपका दोस्त है। जिससे नहीं मिले उसको किनारे करो, आगे बढ़ो। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। दूसरी चीज ये है ना, ज्वाइंट स्टेटमेंट तब होता है जब आप वंस इन अ वाइल जाएं। अब ये हर रोज पहुंचे रहते हैं वहां पे। दूसरी चीज ये है कि प्रिंस सलमान इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। ना मिलना बाजवा साहब से ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में है कि साहब यू आर नॉट माई इक्वल। क्या बात है जी, आप नीचे वाले ये तो आपको डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं। क्या तजिया फरमाया आपने। नहीं साहब,